हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 7th की हम एनसीईआरटी स्टार्ट करी हैं। मैंने सीरीज क्लास 7th की बुक्स को कवर अप करेंगे हम अब कुछ टाइम तक। और हमारा एक चैप्टर स्टार्ट हो चुका था ऑलरेडी, हमारा चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ थाउजेंड ईयर्स। चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, कैसे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं 1000 सालों से, किस किस तरह से चेंजेस हमने आइडेंटिफाई करें। इस चीज़ को हम चैप्टर में पढ़ेंगे और हमने स्टार्ट कर दिया था। हमने इंडिया का एक 1154 में बनाया हुआ अल इदरीसी का मैप देखा था हमने। उसके बाद हमने 1750 में कार्टोग्राफर थे एक फ्रेंच के, हमने उनका एक मैप देखा था बनाया हुआ। ये मैप था बना हुआ। और हमने इसके अलावा जो था वो कुछ टर्मिनोलॉजी को समझा था कि हिंदुस्तान को किस तरीके से वो नरेट करते थे, किस तरीके से वो एक्सप्लेन करते थे। एक अल बरूनी मिनहाज सिराज के टाइम पीरियड में हिंदुस्तान को कैसे बताया गया कि हिंदुस्तान क्या है। उसके अलावा एक बाबर ने बताया कि भाई हिंदुस्तान को उन्होंने डिफाइन करा कि हिंदुस्तान क्या मतलब रखता है उनके हिसाब से। उसके साथ हमने एक टर्म और पढ़ा था फॉरेनर्स के बारे में, यानी विदेशी। पर्शियन में कहें अजनबी, हिंदी में कहें हम परदेसी कहते हैं एक तरीके से, दूसरी लैंग्वेज में वो क्या होते हैं, परदेसी कौन हुआ करते थे। हिस्टोरियंस जब किसी हिस्ट्री को लिखा करते थे तो बहुत सी चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे, कई सारे सोर्सेज का वो इस्तेमाल करते थे। इसके बारे में हमने इस टॉपिक में पढ़ा था, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा था। मिनीचर पेंटिंग के बारे में हमने थोड़ा सा देखा था कि किस तरीके से स्क्राइब्स का इस्तेमाल होता था ताकि जो है वो एक कॉपी बनाई जा सके किसी मैन्यूस्क्रिप्ट्स की, उसमें हाथों का इस्तेमाल होता था। फॉन्ट स्टाइल अलग हुआ करते थे, जैसे हमने एक ये देखा था नस्तालिक स्टाइल देखा था हमने, एक हमने इधर स्टाइल देखा था, शिकस्ते स्टाइल हमने यहाँ पर देखा था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम लोग जो टॉपिक आगे से कंटिन्यू करेंगे वो देखेंगे कि न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, नए सामाजिक और राजनीतिक ग्रुप्स के बारे में हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि the study of 1000 years between 700 and 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of development that occurred over the period। हमने पीछे जो है एक टाइम पीरियड लेके चले थे, 700 से लेके 1750 के हम टाइम पीरियड लेके चले थे, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि 1000 सालों में हमने क्या क्या चेंजेस देखे थे। तो उसी के बारे में बात करते हुए कह रहे हैं कि ये एक चैलेंजिंग रहा था हिस्टोरियंस के लिए, क्योंकि 1000 साल को कंपाइल करके उनका इतिहास लिखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में काफ़ी एक बड़े स्केल पर और वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट्स देखने को मिले थे। At different moment in this period, new technologies made their appearance, like Persian wheel in irrigation, the spinning wheel in weaving, and firearms in the combat। अब चेंजेस की जब बात कर रहे हैं तो इसमें बहुत से चेंजेस देखने को मिले थे। कुछ टेक्नोलॉजीज का इनोवेशन हुआ था। हमें क्या देखने को मिला था? पर्शियन व्हील देखने को मिला था इरिगेशन में इस्तेमाल होने के लिए, जिसकी इमेज आप ये नीचे देख सकते हैं। ये इमेज एक तरीके से कि यहाँ पर जो है वो कोई एक जो है वो एक तरीके का वो कह सकते हैं किसी तरीके का कोई इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ होता था जो पानी को इस व्हील के थ्रू जो है वो खींचता था, और खींचने के बाद उसको जो है वो फील्ड में थ्रो कर दिया करता था। ठीक है, आपने ये देखे होंगे गांव देहात में अक्सर, यहाँ मूवीज में अक्सर देखते ही रहते हैं। स्पिनिंग व्हील्स वीविंग बुनाई करने के लिए स्पिनिंग व्हील्स का इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, फायर आर्म्स का इस्तेमाल होने लगा। कॉम्बैट जब भी कोई बैटल हुआ करती थी तो उसमें फायर आर्म्स, तोप्स का इस्तेमाल हो गया, कैनन्स का इस्तेमाल हो रहा था। तो ये सब चीज़ें कुछ टेक्नोलॉजी जिसमें निकल कर आई थी। न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन सब कॉन्टिनेंट, पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टीज एंड कॉफ़ी। कुछ नए खाने पीने के आइटम्स, कुछ पीने की ड्रिंक्स, बेवरेजेस भी अवेलेबल हो गए थे सब कॉन्टिनेंट में। आलू, कॉर्न, मक्का, चिलीज यानी कि मिर्चे, टी और कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी, ये सब भी हमारे डेवलप हो रहे थे। Remember that all these innovations, new technologies and crop came along with people who brought other ideas with them as well। अच्छा, ये चीज़ें जो थी वो डेवलप क्यों हुई, हमारे सब कॉन्टिनेंट में डेवलप क्यों हुई? वो इस वजह से हुई क्योंकि हम ये पढ़ते चले आ रहे हैं कि टेक्नोलॉजीज जो थी वो कुछ हद तक लोगों के साथ आई। जो अलग अलग रीजन से हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि लोग जो थे वो ट्रैवल करा करते थे। हमने क्लास 6 की हिस्ट्री में हमने एक बात कही थी कि लोग जो थे वो ट्रैवल करा करते थे। उनके ट्रैवल के रीजंस ये हुआ करते थे कि वो एक्सप्लोर करना चाहते थे, नई जगहों को जानने की कोशिश करा करते थे,
अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में जो है वो या अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो मूव करा करते थे। साथ ही साथ कहीं पर भी जैसे कोई नेचुरल कैलेमिटी है तो उससे जो है वो कोप अप करने के लिए, उससे बचने के लिए जो है वो दूसरी जगहों पर जाके सेटल हुआ करते थे। जब वो ऐसे ट्रैवल करा करते थे, लंबे लंबे डिस्टेंसेस ट्रैवल करा करते थे, तो उनके साथ जो उनकी नॉलेज होगी, जो उनके साथ उनके जो भी आइडियाज़ होंगे वो स्प्रेड आउट होंगे। तो उसी की वजह है, वही रीज़न है जिसकी वजह से हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में जो है ये टेक्नोलॉजीज और ये क्रॉप्स अवेलेबल हो पाई, इनका इनोवेशन हो पाया। एज अ रिजल्ट दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल कल्चरल चेंजेस। और ये भी वही पीरियड था जहाँ पर आपका आर्थिक कहा जाए या हम राजनीतिक कह सकते हैं, सामाजिक कह सकते हैं, एक तरीके से सांस्कृतिक परिवर्तन भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। क्योंकि जब भी कोई आता है ना बाहर से, उसकी अपनी एक इकोनॉमिक्स, उसका अपना एक इकोनॉमिक होता है, उसकी एक अपनी एक अर्थव्यवस्था होती है, उसकी अपनी एक आर्थिक सिचुएशन होती है। उसका जब ग्रुप्स में लोग आते हैं तो उनका कोई ना कोई आइडियाज़ होते हैं, उनकी कोई अपनी एक सोशल और कल्चरल आइडेंटिटी ज़रूर होती है जिसका कुछ ना कुछ असर हमारी सोसाइटी पे, मतलब जिस जगह पर भी वो जा रहे हैं वहाँ पर कहीं ना कोई अफेक्ट ज़रूर पड़ता है। इसके बारे में हम फर्दर चैप्टर 5 में डिस्कस करेंगे, ये अभी टॉपिक नहीं है हमारा इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर एक पीरियड और बता रहे हैं कि ये एक पीरियड था ग्रेट मोबिलिटी का। मैं वही बात कहने जा रहा हूँ जो मैंने अभी पहले कह दी थी, उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। यानी लोगों का जो था वो समूह होता था जो लंबे लंबे डिस्टेंसेस ट्रैवल करके जो है वो अपॉर्चुनिटी की तलाश में, मौक़ों की तलाश में आया करता था। सब कॉन्टिनेंट में हमारे एक इमेंस वेल्थ थी एंड द पॉसिबिलिटीज फॉर पीपल टू कार्व अ फॉर्च्यून। यानी हमारे इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया जो हमारा है वो आज हमारा सिर्फ इंडिया है, इससे पहले इंडिया जो था वो कई सारे देशों के साथ जुड़ा हुआ था। यानी कि अफगानिस्तान का रीजन, पाकिस्तान का रीजन, हमारा इंडिया का खुद का एक हिस्सा, फिर बांग्लादेश का हिस्सा, इवन उसके बाद नॉर्थ ईस्ट को क्रॉस करते हुए आपका ये म्यांमार और बर्मा का जो रीजन है, ये पूरा मिला के सब कॉन्टिनेंट हमारा हुआ करता था। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ग्रेट वेल्थ थी और लोगों के पास पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बन रही थी कि यहाँ पर वो अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं या अपनी किस्मत बना सकते हैं, इसलिए लोग ट्रैवल करा करते थे। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु केम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत, अ नेम ड्राइव्ड फ्रॉम राजपुत्र द सन ऑफ अ रूलर। अब इसी टाइम पीरियड में जो है वो एक ग्रुप था, यानी कि एक कम्युनिटी भी कह सकते हैं, वो ज़्यादा फेमस हो गई, वो ज़्यादा अहमियत उसको मिल गई। और वो कौन सी थी? वो थे राजपूत। राजपूत जो है वो वर्ड ड्राइव्ड हुआ है राजपुत्र से। राजपुत्र का मतलब हो जाएगा सन ऑफ अ रूलर, यानी किसी शासक का बेटा। आप इसे तोड़ सकते हो, राजा और प्लस पुत्र, यानी राजा तो किंग हो गया और पुत्र मतलब बेटा हो गया, यानी राजा का बेटा। तो वहीं से ये वर्ड ड्राइव्ड हुआ है राजपुत्र का। और ये इसी टाइम पीरियड में, यानी कि इसी 700 से लेके 1750 के टाइम पीरियड में इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गए। Between the 8th and 14th century, the term was applied more generally to the group of warriors who became क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। यानी कि 18, यानी कि देखिए हम बात कर रहे थे ना, ये 700 से लेके 1750 के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। तो यानी जब 700 यहाँ पे ये खत्म हो गया तो 701 शुरू हुआ, और जब 701 शुरू हुआ तो हमारी ये बन गई है 8th सेंचुरी। और ये है हमारी 1750 की, यानी ये हमारी हो जाएगी 18th सेंचुरी। लेकिन 8th और 14th सेंचुरी का मतलब यानी यहाँ पर ये हो जाएगा कि 1301 से शुरू होगा। तो यानी कि ये कहेंगे कि ये 700 से लेकर 1301 से ये जो कैटेगरी थी राजपूत की, ये अप्लाई हुई किस पर? वॉरियर्स के ग्रुप पर। वॉरियर्स के ग्रुप कौन से थे? जिन्होंने क्लेम कर रखा था कास्ट स्टेटस क्षत्रिय नाम का। हमने क्लास 6 में वर्ड कैटेगरीज पढ़ी थी, वर्ण पढ़े थे, यानी कि कैटेगरीज पढ़ी थी, जिसमें डिवाइड कर रखा था 4 कैटेगरी में। एक ब्राह्मण थे, दूसरे थे क्षत्रिय, तीसरे थे शूद्रास और चौथे थे वैश्यास। तो ब्राह्मण तो पूजा पाठ करने वाले पंडित हो गए, क्षत्रियास जो थे वो थे वॉरियर्स, यानी कि जो योद्धा थे, जो बैटल करा करते थे, युद्ध लड़ा करते थे। तो इन्हीं के कास्ट को जो है, यानी इन्हीं के ग्रुप को जो है वो राजपूत बना दिया, क्योंकि ये वॉरियर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और बहादुर थे। तो इन्होंने इस टाइटल को ज़्यादा अचीव कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया राजपूत के टाइटल को। The term included not just rulers and chieftains but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent। तो राजपूत का जो टर्म है
वो सिर्फ क्षत्रियाज के साथ ही साथ ना रहे कि जो रूलर्स थे, शासक थे, भाई शासक होगा तो एक बहादुर इंसान होगा। चीफ्टन क्या होता है, बेसिकली हम सरदार कहते हैं, किसी कबीले का एक सरदार होता है, तो वो अपने आप को क्षत्रिय डिक्लेयर कर रहा है। और कुछ सोल्जर्स भी थे, सैनिक थे भाई, क्योंकि वो सैनिक हैं, सोल्जर हैं, वॉरियर हैं एक तरीके के, तो उनको भी टाइटल ये मिल गया। साथ ही साथ जो कमांडर्स थे वो भी, उनको भी एक टाइटल मिल गया इस तरीके का। तो जो भी डिफरेंट मोनार्क्स की को सर्व करने वाली जो आर्मीज थी, जो सोल्जर्स थे, उन्होंने भी इन टाइटल्स को एक्सेप्ट कर लिया कि वो भी अब जो है वो राजपूत कहलाए जाएंगे। The chivalric code of conduct, extreme valor, and the great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajputs by their poets and bards. अच्छा, क्योंकि अब देखिए राजपूत है, रूलर्स की बात है, और रूलर्स के साथ साथ यानी शासक की बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही हमें जो बहुत सी पोएट्स मिली हुई हैं और लिखने वाले जो बार्ड्स यानी कि इनको हम कवि कहते हैं, पोएट्स ही कहते हैं, तो इन्हीं की पोएम में जो है राजपूत की क्वालिटीज़ के बारे में बताया गया है। क्या क्वालिटी बताई गई है राजपूत की? ये क्वालिटी बताई है कि वो एक्सट्रीम वैलोर होते हैं, यानी कि काफ़ी बहादुर होते हैं, और उनके अंदर एक ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी होती है, यानी कि एक तरीके से वफादारी उनके अंदर भरी हुई होती है, वो कभी दगाबाजी नहीं कर सकते। इसलिए ये क्वालिटी उनके अंदर देखी गई और उनका ये कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया गया कि अगर कोई ऐसा है कि बहादुर है और उसके अंदर एक लॉयल्टी की एक कैरेक्टर है, तो वो जो है वो क्या कहलाएगा? राजपूत कहलाएगा। अच्छा, दूसरे ग्रुप भी यहाँ पर इसमें इस टाइम पीरियड में एक्टिव थे, जैसे कि मराठास, सिख हो गए, जाट हो गए, अहोम हो गए और कायस्थ हो गए। कायस्थ कौन? यानी कि एक कम्युनिटी जो स्क्राइब्स का काम करती है, ये सेक्रेटरीज होती हैं। स्क्राइब्स जो पीछे अभी अपनी मिनिएचर की बात करी थी, पार्ट 1 में जो हमने मिनिएचर पेंटिंग देखी थी, उसमें जो स्क्राइब लिख रहे थे, यानी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स की जो कॉपियां लिखते हैं, स्क्राइब कहलाते हैं, जो हाथों से लिखते हैं, उनको हम कहते हैं कायस्थ। तो ये भी दूसरे ग्रुप्स थे जो भी, इनके पास भी अपॉर्चुनिटी थी कि ये भी पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट बन गए थे। पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट कैसे बन गए थे? वो इसलिए क्योंकि स्क्राइब्स लिखने वाले देखो मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या लिखी हुई होती हैं, इंस्क्रिप्शंस होते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं ना, तो इनका जो स्प्रेड तभी तो होगा जब इसकी डिफरेंट डिफरेंट कॉपीज होंगी। लेकिन जब कॉपीज लिखने वाले के लिए कौन था? ये स्क्राइब्स लिखा करते थे। तो ये भी इनको तो भैया मिलना ही था दर्जा एक तरीके से कि भाई ये काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, हाथों से लिख रहे हैं, पूरी पूरी मैन्युस्क्रिप्ट्स की कॉपी बना रहे हैं, तो ये भी पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट बन गए। ठीक है। Throughout this period, there was a gradual clearing of forest and the extension of agriculture, a change faster and more complete in some areas than in others. आगे कह रहे हैं कि इसी पीरियड में कुछ एक्सपेंशन भी हुआ, जो जंगल थे उन जंगलों को काटा गया, एग्रीकल्चर को एक्सटेंड करा गया और फैलाया गया, और ये काफ़ी हद तक तेज़ी से इसमें काम करा गया। और कई सारे इलाकों में यानी कि कुछ कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा हुआ काम और कहीं पर ये काम थोड़ा हल्के हुआ, लेकिन कहीं पर ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, बिल्कुल तेजी से काम करते करते, और कुछ जगहों पे थोड़ी सी इसमें कमी थी। चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स मेनी फॉरेस्ट डवेलर्स टू माइग्रेट। अब हैबिटेट की यहाँ पर बात करी तो हैबिटेट को यहाँ डिफाइन करा गया है कि रेफर्स करता है द एनवायरनमेंट ऑफ अ रीजन एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफस्टाइल ऑफ इट्स रेजिडेंट। यानी हैबिटेट का मतलब होता है किसी रेफर्स टू द एनवायरनमेंट ऑफ अ रीजन, किसी रीजन के एनवायरनमेंट को यहाँ पर डिफर करा गया है, और एक सोशल और एक कल्चर लाइफस्टाइल किसी की रेसिडेंट की होती है उस जगह पर। यानी कहीं पर हम रह रहे हैं, किसी एक लोकेलिटी में हम रह रहे हैं, किसी एक रीजन में हम सिटी में रह रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे घर बार है, हमारा इकोनॉमिक सिचुएशन है, हमारी सोशल कंडीशंस हैं, हमारा एक पूरा इन्वायरमेंट है। अब हमें वहाँ से बेघर कर दिया जाएगा तो हमारा हैबिटेट उजड़ जाएगा। ठीक वैसा ही था जब जंगलों को कटाई होने लगी, तो जंगलों में रहने वाली जो ट्राइब्स थी, जो आदिवासी थे भाई, वो मजबूर हो गए, और मजबूर होने की वजह से जो है वो उनको माइग्रेट करना पड़ा। अदर स्टार्टेड टाइलिंग द लैंड एंड बिकेम पीजेंट्स। कुछ लोग जो थे वो वहीं पर कल्टीवेशन करने लगे अपना, और वो पीजेंट्स बन गए। यानी पीजेंट्स मतलब बेसिकली वो होते हैं जिनके पास एक छोटी जमीन का टुकड़ा या होता है, या फिर वो रेंट पर काम करते हैं और वहीं पर जो है वो अपने जानवर भी पालते रहते हैं, उनको भी ग्रेजिंग कराते रहते हैं, तो वो पीजेंट हो गए, छोटे मोटे लोग। These new peasants gradually began to be influenced by regional market, chieftains, priests, monasteries and temples. और वही धीरे धीरे जब पीजेंट्स अपनी कल्टीवेशन करने लगे और धीरे धीरे इनका एक्सपेंशन हुआ, तो इनके ऊपर इन्फ्लुएंस हुआ किस चीज़ का? रीजनल मार्केट्स का, वहाँ के चीफ्टेंस का, प्रीस्ट का, टेम्पल्स का, मोनेस्ट्रीज का। भाई सोसाइटी में रह रहे हैं तो कुछ ना किसी चीज़ का तो इन्फ्लुएंस पड़ेगा, तो ये इन्फ्लुएंस उन पर पड़ने लगा।
They became the part of a large complex societies and were required to pay taxes and offer goods and services to the local lords. जाहिर सी बात है भाई, अब जब ये सोसाइटी का हिस्सा बन रहे हैं तो सोसाइटी को रन करने के लिए, उसकी इकोनॉमी को रन करने के लिए इनको भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाया गया। और इस सोसाइटी का पार्ट जब बन गए तब इनको जो है वो इनको भी टैक्सेस पे करने पड़े, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज, अपने गुड्स को इनको ऑफर करना पड़ा। इन सामान बेच रहे हैं तो इकोनॉमी रन कर रही है, अपनी ये सर्विसेज दे रहे हैं। वहाँ के जो लोकल लॉर्ड्स हुआ करते होंगे तो उनको ये अपनी सर्विस दे रहे हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे, कि उनके लिए ट्रिब्यूट लेके आ रहे हैं, उनके लिए जो है वो काम कर रहे हैं कि जिस तरह का भी वो काम हो सकता है तो वो कर रहे हैं, क्योंकि वो सोसाइटी का एक हिस्सा बन गए हैं। As a result, significant economic and social differences emerged among peasants. अब जाहिर सी बात है, देखिए सोसाइटी बन रही है तो सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल्स हैं। अब डिफरेंट ऑफ ग्रुप्स ऑफ जो पीपल्स हैं तो उनके अंदर जाहिर सी बात है सोशल डिफरेंसेस ज़रूर होंगे, इकोनॉमिक डिफरेंसेस ज़रूर होंगे, पीजेंट्स के अंदर भी होंगे, और बाकी जो सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट जब ये कर रहे हैं तो डिफरेंसेस ज़रूर होंगे। किसी के पास जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड मिलेगी देखने को, अदर ऑल्सो कैप्ट कैटल, कुछ लोगों के पास अपना कैटल्स होंगे, यानी कि कहेंगे मवेशी जानवर वगैरह होंगे। कुछ जो होंगे वो कंबाइंड आर्टिजनल वर्क के होंगे, जिनका एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी होगी। ड्यूरिंग द लीन सीजन के टाइम पीरियड में वो अपनी आर्टिजनल और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी करते होंगे। तो जैसे जैसे सोसाइटी जो है वो फैलती चली गई, मोर डिफरेंशिएशन होने लगा। सोसाइटी बढ़ रही है तो सोसाइटी में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस भी बढ़ते नजर आएंगे, और उन्हीं की वजह से पीपल जो है वो ग्रुप कर दी गए इनटू जातीज और सब कास्ट में, एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स एंड देयर ऑक्यूपेशंस। और जब डिफरेंशिएशन हुआ तो डिफरेंशिएशन जो हो गया वो जाति या सब कास्ट के हिसाब से हो गया और रैंकिंग के हिसाब से हो गया। और रैंकिंग के हिसाब से देने का मतलब ये है कि उनके ऑक्यूपेशन और उनके बैकग्राउंड को देखकर उनकी रैंकिंग करी गई, उनको जाति में डिवाइड करा गया। रैंक्स जो थी वो फिक्स नहीं थी, परमानेंट नॉट फिक्स्ड परमानेंटली, एंड वेरीड अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर ऑफ द जाति। अब रैंक फिक्स नहीं थी। रैंक फिक्स इसलिए नहीं थी क्योंकि जाति के जो मेंबर्स थे उनका कंट्रोल था रिसोर्सेज के ऊपर, उनका अपना खुद का एक सोसाइटी के ऊपर एक इन्फ्लुएंस था, और उनके पास कुछ पावर्स भी थी। तो इसीलिए कभी भी रैंक जो है वो फिक्स नहीं हुई। रैंक ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, आगे पीछे जाती रही। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। और यही कारण रहा कि जो है जाति जो थी वो एरिया टू एरिया वेरी कर गई, यानी किसी एक एरिया में वही जाति का सेम स्टेटस जो है वो अलग होगा दूसरे एरियाज में, ठीक है, वो डिफरेंट रहा। एरिया टू एरिया जो है वो डिफरेंट पड़ गया। यानी कि ये कहा जाए कि आप कोई एक, सपोज ये एक ए में रह रहा है, सपोज जो है वो ए में रह रहा है, यहाँ इधर बी में रह रहा है, तो यहाँ पे जो सोसाइटी रह रही है उस सोसाइटी में सेम अलग अलग होंगे, सेम नहीं होगा। जाति जो है वो अलग अलग वेरी कर जाएंगे। अगर यहाँ पर कोई सरदार है, अगर यहाँ पर कोई सरदार, तो जरूरी नहीं है वो यहाँ पर भी कोई सरदार हो, वो अलग कोई हो सकता है, वो वेरी कर जाता है जाति के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, आगे यहाँ पर जो बात कही गई है वो कही गई है कि जाति फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स, ठीक है। अपने मेंबर्स के काम को, यानी कि उनका जो कंडक्ट है, उनको मैनेज करने का जो कंडक्ट है वो जो है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन से जाति ही फ्रेम करती थी। देखो जाति को हमने पीछे पढ़ा था, देखा जाए तो ये वर्ल्ड को ही डिफाइन कर रहा है थोड़ा सा। ब्राह्मण्स हैं, उनको जो उनका जो ऑक्यूपेशन था, उनका जो बैकग्राउंड था, जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कि भाई उनके बेसिकली बैकग्राउंड का मतलब ये है जो फादर कर रहे हैं वही बेटा करेगा, यानी तो पंडित का बेटा पंडित ही बनेगा, ठीक है। वरियर का बेटा वरियर ही बनेगा तो वो क्षत्रिय बन जाएगा, ठीक है। कोई अगर व्यापारी है, यानी कि कोई अगर वैश्या है, वैश्याज में आता है, तो इसका मतलब ये है कि उसके बाप दादा भी जो है वो ट्रेडिंग करा करते थे, व्यापारी हुआ करते थे, तो वो भी वैश्या हो गया, ठीक है। ऐसे शूद्राज हो गए कि उनके माँ बाप शूद्राज थे, लो क्वालिटी से थे, वो तीनों ऊपर की जो तीन वैरायटी थी, तीन कास्ट थी, ब्राह्मण, क्षत्रियाज की और वैश्यास की, उनको सर्व करते थे शूद्राज। तो शूद्राज आने वाली पीढ़ी को भी ऐसे ही सर्व करेंगे, तो वो इस तरीके से बना रखा था। तो जातीज के अपने अपने खुद के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे जो उन्हीं के मेंबर्स के लोग बनाया करते थे, ताकि उनके वर्क को जो है वो मैनेज कर सकें। द रेगुलेशन वर एनफोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स डिस्क्राइब्ड इन सम एरियाज एज द जाति पंचायत। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो थे वो एनफोर्स करता था कौन? असेंबलीज करती थी एल्डर्स की, यानी कि हर एक सभा में कोई ना कोई एक बुजुर्ग हजरत जरूर होते हैं जिनको ये दे दी जाती कि भाई आप लागू करेंगे इस नियम कानून को, तो आपके पास जिम्मेदारी कि आप इन नियम रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है वो एनफोर्स कराइए। और एनफोर्स कराने पर उस
असेंबली, जो एल्डर्स की जो असेंबली हुआ करती थी, उसको कहते थे जाति पंचायत। जैसे बखूबी हम लोग देखते हैं कि हर एक पंचायत में कोई ना कोई ऐसा बुजुर्ग और एक तजुर्बेकार बंदा जरूर होता है। जैसे हम अगर गांव में जाएंगे तो वहां पे कोई सरपंच मिल जाएंगे तो बड़े से बूढ़े बूढ़े से होंगे, बड़े बुजुर्ग हजरात होंगे। मूवी अगर मैं आपको दिखाऊं बताऊं तो एक मूवी थी अक्षय कुमार की, सिंह इज किंग, पहला पार्ट वाला। तो उसमें जब वो पंचायत वाला सीन होता है उसी के गांव के इलाके में, तो आप देखते हैं भाई दाढ़ी वाले सरदार जी होते हैं, बुजुर्ग होते हैं। तो वैसे ही कुछ एक मेंबर होते हैं, तो वो पूरे उसको असेंबली को, ग्रुप्स ऑफ असेंबली को जो है वो पूरी उस असेंबली ऑफ एल्डर्स को नाम दिया गया था जाति पंचायत का। बट जातीज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज। अब एक चीज यहाँ पर ये भी कि भाई रूल्स रेगुलेशन जो बना रहे हैं ना, उनको फॉलो भी करना पड़ेगा, गांव के निवासियों को भी फॉलो करना पड़ेगा, और उन रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने वाले लोगों को भी फॉलो करना पड़ेगा। सेवरल विलेजेस वर गवर्नड बाय अ चीफटन। कई कुछ ऐसा भी था, कहीं पर को गांव थे वो उनके सरदारों के द्वारा ही गवर्न हुआ करते थे। टुगेदर दे वर ओनली वन यूनिट, और मिलके वो सब आपस में जो थे वो एक ही यूनिट थे स्टेट की। ठीक है, वो एक नॉर्मल सी बात होती है, वो अपना सब अपना अपना बना के चलते हैं कि कहीं एक गांव में जो है वो पूरा एक गांव होता है, उसमें एक सरदार होता है, और उसी में पूरा वही स्मॉल यूनिट पूरी कंबाइंड कर लेते हैं कि भाई ये गांव को पूरा गवर्न करेंगे। ठीक है, तो ये हमने समझा था क्या, हमने यहाँ पर समझा था कि जो सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स हमें नजर आए थे उनको हमने इस पार्ट में अभी देखा था। अब आगे हम देखते हैं कि रीजन और एम्पायर के बारे में देख लेते हैं कि क्षेत्र में और साम्राज्य की जब ये बात आ रही है तो यहाँ पर क्या मिलता है देखने को। लार्ज स्टेट लाइक दोज ऑफ चोलास चैप्टर 2 में, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तुगलक के बारे में हम चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे, और मुगल्स के बारे में हम चैप्टर 4 में करेंगे। एनकम्पास्ड मैनी रीजन्स। लार्ज स्टेट जैसे कि चोलास के थे, तुगलक्स के थे, मुगल्स के थे, कई रीजन पे इनका अपना एक कंट्रोल था, बड़े बड़े रीजन पे पूरे कंट्रोल करे हुए थे। एक संस्कृत की प्रशस्ति है जो चैप्टर 2 में आपको देखने को मिलेगी, चैप्टर 2 में उसकी आपको इमेज मिलेगी, आप उसे जाके देखिएगा। वो तारीफ कर रही है किसकी, एक दिल्ली के सुल्तान की जिसका नाम गयासुद्दीन बलबल, जिसने 1266 से लेके 1287 तक जो है वो रूल किया था। वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ही वॉज द रूलर ऑफ द वास्ट एम्पायर। बहुत ही बड़े साम्राज्य का वो एक शासक था, जिसका जो एरिया था, जिसका एक टेरिटरी कंट्रोल का जो एरिया था वो फैला हुआ था बंगाल के गौड़ा से इन द ईस्ट में यहाँ पर ये बंगाल है, और यहाँ से उसका रीजन जो फैला हुआ था वो गजनी यानी कि गजना अफगानिस्तान, यानी यहाँ पर है आपका कहीं अफगानिस्तान, तो उसका पूरा रीजन यहाँ से यहाँ तक स्प्रेड आउट था। यानी इतने एरिया में गयासुद्दीन बलबन का पूरा एक एम्पायर स्टैब्लिश था। आप अंदाजा लगा सकते हो कि अफगानिस्तान से क्रॉस करके आप पाकिस्तान में एंटर करोगे, पाकिस्तान से एंटर करने के बाद आप राजस्थान पंजाब, दिल्ली, हरियाणा का इलाका, उत्तर प्रदेश, बिहार, और पूरा ये वेस्ट बंगाल का इलाका, कितने सारे स्टेट्स और एक कंट्री भी अगर हम आज के हिसाब से अगर हम कंपेरिजन करें मैप में देखें, पॉलिटिकल मैप में, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितना बड़ा उसका एक वास्ट एम्पायर था। ठीक है, तो ये इसकी बात बता रहे हैं। एंड इंक्लूडेड ऑल ऑफ द साउथ इंडिया यानी कि द्राविड़, साउथ इंडिया में भी कुछ हद तक उसका एक्सपेंशन था। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन, गौड़ा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड गुजरात अपेरेंटली फ्लड बिफोर हिज आर्मी। उसकी आर्मी के सामने ये टिक ही नहीं पाए, गयासुद्दीन बलबन की आर्मी के सामने ये रीजन्स आपके टिक ही नहीं पाए। सदर्न इंडिया का पार्ट कौन सा है, आंध्र प्रदेश आपका कहाँ पर है, ये है आपका यहाँ पर कहीं आंध्र प्रदेश है। ठीक है, कर्नाटक आपका कहाँ पर है, कर्नाटक आपका यहाँ पे कहीं रीजन दिख रहा है आपको, महाराष्ट्र आपको यहाँ पे कहीं रीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, गुजरात कहाँ है, गुजरात आपका यहाँ पर रीजन है। तो यहाँ पर भी आर्मी थी, तो इनका कंट्रोल था एक तरीके से पूरा इस जगह पर भी, और इसकी यहाँ पर बाकी ये आर्मी जो है वो इनके साथ लड़ नहीं पाई और वो हार गई। आगे कह रहे हैं कि देखिए आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसमें आपको यहाँ पे थोड़ा सा फिर से इरेज कर देता हूँ समझाने के लिए कि यहाँ पर मैप 3 दे रखा है। ये प्रोविंसेस ऑफ दिल्ली सल्तनत मोहम्मद तुगलक के टाइम पीरियड का रेन दे रखा है, मोहम्मद तुगलक का रेन दे रखा है। ये तो मैंने बता दिया, अलग चीज़ है उसकी, अलग है, ये अलग है, ये मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड है, उधर हम गयासुद्दीन बलबन के पीरियड की बात अलग कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि प्रोविंसेस ऑफ दिल्ली सल्तनत, जिसमें मोहम्मद तुगलक का पूरा एम्पायर दिखाया हुआ, उसकी रेन दिखाई है। अकॉर्डिंग टू द इजिप्शियन सोर्स मसालिक अल अबसार फी ममालिक अल अमसार और शहाबुद्दीन उमारी, ये वहाँ से इजिप्शियन सोर्स से मिला है, और उसमें आपको यहाँ पर की देखने को मिल रहा है कि मोहम्मद तुगलक का रेन कहाँ पर दिख रहा है आपको। तो ये 24 जगहों के नाम आपको दे रखे हैं, तो आप बखूबी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपका ये 24वें नंबर पर जो ये माबार लिखा हुआ है, ये मदुरई,
और पहले नंबर पे जो सिवास्तान लिखा हुआ यानी यहाँ पर, ये लगभग अफगानिस्तान का जो इलाका दिख रहा है आपको यहाँ पे, अफगानिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान का, तो ये पूरा पाकिस्तान से यहाँ पे पूरा ऑल ओवर इतने एरिए पे पूरा इसका कंट्रोल था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी, यानी ऑल ओवर लगभग पूरे इंडिया पे एक तरीके से यहाँ पर कंट्रोल देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, तो इसी का ये जिक्र यहाँ पर करा है इस मैप 3 में। आगे देख लेते हैं भैया। आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि हिस्टोरियंस regard these as exaggerated claims of conquest. At the same time, they try to understand why rulers keep claiming to have control over different part of the subcontinent. ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ कहेगा, ये हिस्टोरियंस ने जो बताया है, ये जो मैप आप देख रहे हैं ना, या अभी आपने मैप देखा, इस मैप को जो है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया है कि जो तुगलक का जो शासन था वो इतना बड़ा था, पूरे इंडिया पे उसका कंट्रोल था। ये बात थोड़ी सी एग्जेगरेटेड है, ये थोड़ी सी बात जो है वो बड़बोली है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही इन्होंने जो है वो गुणगान कर दिया है। ठीक है, उसी टाइम पे उन्होंने ये भी बात समझने की कोशिश करी कि क्यों रूलर्स जो हैं वो क्लेम करते थे कि उनका एक कंट्रोल था डिफरेंट पार्ट में ऑफ द सब कॉन्टिनेंट के। वो ये सोचते थे भाई रूलर क्यों कहलवाना चाहता है कि भाई मैं इतने बड़े साम्राज्य का राजा हूँ, वो क्यों कहलवाना चाहते थे। ठीक है, अब यहीं पर एक सवाल निकल कर आता है क्यों ऐसा कहते थे। इसका हमने आंसर पीछे पढ़ चुके हैं, क्लास 6 की अगर एनसीईआरटीज़ की आपने पढ़ी होगी या मेरी वीडियोस देखी होगी तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि वो देखिए जो भी राजा हुआ करता था ना, तो उसके जो दरबारी हुआ करते थे वो हमेशा अपने राजा की प्रशंसा करते थे। अब प्रशंसा करने का मतलब ये है कि वो प्रशंसा ऐसी हुआ करती थी जिसमें मक्खन लगाया जाता था कि वो राजा ऐसे थे, राजा बड़े महान थे, राजाओं ने अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ किया, उनके साथ ये किया, कभी उन पर अत्याचार नहीं किया। तो इस तरीके की वो बड़प्पन बातें करते थे। ठीक है, वो इसलिए करा करते थे क्योंकि दो वजह थी। प्रशंसा करोगे तो आपको इनाम मिलेगा जो कि अच्छा है उनके लिए, भाई इनाम तो चाहिए होता है सबको, भाई हम तुम्हारी तारीफ कर देंगे तुम हमें इनाम दे दोगे, भाई हम खुश, हमारा अपना चलता रहेगा घर बार। ठीक है, लेकिन जहां भी आपने दुस्साहस कर दिया उनके खिलाफ जाने का, तो समझ लीजिए आपकी गर्दन उतार देंगे वो, तो भैया मरना कौन चाहेगा। तो इसीलिए यही रीजन हुआ करता था कि वो हर चीज को बढ़ा के बोला करते थे, और ताकि दिखा सके दुनिया को, कि दुनिया को भी दिखा सकें कि कितने बड़े महान हैं हमारे राजा। एक न एक इतने बेहतरीन तरीके से टाइटल अपने लिए निकलवा लेते थे। ठीक है, वो इसीलिए करा करते थे ताकि दुनिया उनके नाम को जाने। अच्छे ही बताता है भाई, अपना ही सब करते हैं, तारीफ तो सभी को पसंद होती है, अपने बारे में बुरा तो कोई सुनना चाहेगा नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पर कही गई कि राजा इसीलिए जो है वो ये दिखाया करते थे कि भाई हमारा इतना कंट्रोल था डिफरेंट पार्ट में इस सब कॉन्टिनेंट के। ठीक है, अच्छा लैंग्वेज और रीजन है। अब लैंग्वेज और रीजन की बात हम करेंगे अपने पार्ट 3 में, और हम समझेंगे कौन कौन सी लैंग्वेज थी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो मिलते हैं पार्ट 3 के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।